नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। लाख टके का सवाल है कि क्या भाजपा सबक लेगी और क्या भाजपा बदलेगी। सवाल दिल्ली में भाजपा की अभूतपूर्व हार की बदौलत है। अपना मानना है कि आपकी जीत अप्रत्याशित नहीं थी। सेंट्रल हॉल के इस कार्यक्रम में अपन ने इसके संकेत दे दिए थे। अप्रत्याशित बात भाजपा का सुपड़ा साफ होना था। उस नाते नरेंद्र मोदी, अमित शाह और संघ परिवार के लिए इसके सबक पर विचार जरूरी है। दिक्कत यह है कि आला स्तर पर यदि गलतियां हैं तो उस स्थिति में सामूहिक विचार नहीं हो सकता है। मन ही मन सब नेता पदाधिकारी जान रहे हैं कि क्या क्या गड़बड़ियां हुई, बावजूद इसके सुधार संभव नहीं है। अपना मानना है कि जैसे शेयर बाजार में लगातार तेजी के बीच अचानक एक दिन भाव जैसे धड़ाम गिरते हैं, वैसा ही नरेंद्र मोदी, अमित शाह के ग्राफ का यह कोर्स करेक्शन है। बहुत ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो धड़ाम गिरेंगे भी, लेकिन ऐसा किसी मौके या गलती के चलते होता है। इस गलती को नरेंद्र मोदी, अमित शाह को समझना होगा। इन दो को ही फिर सबक सीखते हुए सुधार व कार्य संस्कृति बदलने का साहस दिखाना है। अपना मानना है कि जैसे पिछले 9 महीनों में बुनियादी परिवर्तनों या कि फंडामेंटल में सुधार नहीं हुआ और शेयर बाजार उछाला मारता गया, वैसा ही मोदी सरकार के साथ हुआ है। सेंटीमेंट में सरकार बम बम बनी रही, बड़ी बड़ी बातों और उसके अहंकार में सब झूमते रहे। यह सोचा समझा ही नहीं कि जमीनी हकीकत बदल रही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह सेंटीमेंट्स पर अपने अश्वमेध घोड़े को भागता देखते रहे, जबकि ठीक नाक के नीचे दिल्ली में फंडामेंटल बिगड़ रहे थे। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। संसद के बजट सत्र में हंगामे के आसार दिख रहे हैं। सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी पार्टियों की एकता बनने लगी है। गैर सरकारी संगठन भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन के खिलाफ अन्ना हजारे के नेतृत्व में 24 फरवरी से दिल्ली में 3 दिन का आंदोलन करने वाले हैं। कांग्रेस और लेफ्ट सहित जनता परिवार की पार्टियां उसका साथ देंगी। विपक्ष की तैयारियों से लग रहा है कि सरकार को अपने सुधार के एजेंडे को पास कराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। सरकार की संसदीय रणनीति से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 3 घटनाओं का संसद सत्र पर जबरदस्त असर होने वाला है। पहली घटना दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। आम आदमी पार्टी की जीत से नरेंद्र मोदी के अजय होने का मिथक टूटा है, सो विपक्ष को एकजुट होकर सरकार पर हमला करने की ताकत मिली है। दूसरी घटना पश्चिम बंगाल में पहले से ज्यादा वोट से ममता बनर्जी की पार्टी का उपचुनाव जीतना है। इससे ममता के तेवर तीखे हुए हैं और सरकार के खिलाफ उनकी पार्टी ज्यादा आक्रामक होगी। और तीसरी घटना बिहार में फिर से नीतीश कुमार की ताजपोशी हो सकती है। संसद सत्र से पहले नीतीश फिर मुख्यमंत्री हो जाते हैं तो जनता परिवार की एकजुटता मजबूत होगी। तभी ये कहा जा रहा है कि सरकार को बीमा सेक्टर में FDI की सीमा बढ़ाने, कोयला खदानों की नीलामी और भूमि अधिग्रहण के तीनों अध्यादेशों को फिर से जारी करना होगा और उन्हें कानून बनाने के लिए संसद का साझा सत्र बुलाना होगा। हालांकि राज्यसभा से इन्हें पास कराना मुश्किल होगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रास्ते पर चलते दिख रहे हैं। हालांकि 3 दिन पहले बिहार भाजपा के सबसे बड़े नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि नीतीश कुमार कभी अरविंद केजरीवाल नहीं बन सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की आगे की राजनीति में केजरीवाल स्टाइल हावी होने वाला है। उन्होंने अपनी ओर से इसका संकेत दे दिया है। नीतीश ने बिल्कुल केजरीवाल के अंदाज में कहा कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना गलती थी। वो ये भी कह रहे हैं कि इसके लिए वो जनता से माफी मांगेंगे। केजरीवाल भी पिछले 8 महीने तक दिल्ली के लोगों से माफी मांगते रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए माफी मांगी और लोगों को यकीन दिलाया कि वो अब कभी इस तरह गद्दी नहीं छोड़ेंगे। नीतीश भी इसी तरह बिहार के लोगों से माफी मांगेंगे और उनसे 5 साल का राज और मांगेंगे। अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उसके बाद चुनाव तक उनका प्रचार ब्रांड नीतीश को मजबूत करने वाला होगा। जैसे केजरीवाल ने प्रचार के जरिए अपना ब्रांड मजबूत किया और दिल्ली के लोगों से कहा कि उनके मुकाबले भाजपा या कांग्रेस में कोई नहीं है, वैसे ही जनता दल यू का प्रचार नीतीश कुमार बनाम कौन होगा। भाजपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि अगर जदयू ने ऐसा प्रचार किया तो भाजपा दिल्ली की तरह गलती नहीं करेगी। वो किसी का चेहरा नहीं उतारेगी और नीतीश कुमार बनाम नरेंद्र मोदी का मुकाबला होने देगी। इससे भाजपा को ध्रुवीकरण करने में मदद मिलेगी।
भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में नए समीकरण बना रही है और इससे कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी ने शरद पवार के साथ दोस्ती बढ़ाई है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि कुछ दिन बाद शरद पवार फिर यूपीए में आ सकते हैं, लेकिन उनकी पार्टी महाराष्ट्र में भाजपा के साथ रहना चाहती है। सो अगर बृहन मुंबई महानगरपालिका चुनाव से पहले भाजपा और शिवसेना अलग हुए तो एनसीपी सरकार का साथ देगी और इसका तत्काल नुकसान ये होगा कि नेता विपक्ष का पद कांग्रेस के हाथ से निकलकर शिवसेना के पास चला जाएगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि वो महाराष्ट्र में अपनी सहयोगी खो देगी। इसी तरह तेलंगाना में अगर भाजपा टीआरएस के साथ तालमेल करती है तो वहां भी कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी। हालांकि आंध्र प्रदेश में भाजपा की सहयोगी टीडीपी ने कहा है कि अगर भाजपा और टीआरएस का तालमेल होता है तो वो अलग हो जाएगी, लेकिन इससे भी कांग्रेस को फायदा नहीं होना है क्योंकि वो टीडीपी के साथ तालमेल नहीं कर सकती है। तेलंगाना की मजबूत पार्टी MIM है, लेकिन उसके नेता असदुद्दीन ओवैसी भी कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं करेंगे। ऐसे में कांग्रेस दोनों राज्यों में अलग थलग पड़ेगी। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि भाजपा के नेता कांग्रेस को अलग थलग करने और उसे कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी चिंता में दिग्विजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल को RSS का आदमी कहा और दावा किया कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की योजना के तहत केजरीवाल का RSS ने इस्तेमाल किया। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार रक्षा उपकरणों के आयात को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और वो मिशन के रूप में घरेलू रक्षा उद्योग को आगे बढ़ाना चाहती है। उन्होंने भरोसा जताया है कि रक्षा उद्योग के हिसाब से भारत दुनिया में एक बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा। बेंगलुरु के पास भारतीय वायुसेना के येलहांका एयरबेस पर एशिया के प्रमुख एयर शो की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार घरेलू और विदेशी कंपनियों के लिए बिना पक्षपात के लिए समान कर प्रणाली और अनुकूल माहौल देगी। उन्होंने कहा कि भारत अपनी रक्षा चुनौतियों से परिचित है और इससे निपटने के लिए रक्षा तैयारियों को बढ़ाने और सेना के आधुनिकीकरण की जरूरत है। भारत में रक्षा उद्योग को मजबूत करने की जरूरत बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे न सिर्फ देश मजबूत होगा बल्कि आर्थिक रूप से संपन्न भी होगा। इस महत्वपूर्ण एयर शो में भारत की 250 और दुनिया की 300 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विवादित सूट की बोली 1 करोड़ 21 लाख रुपए पहुंच गई है। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के समय उनके साथ हुई 2 पक्षीय वार्ता के समय ये सूट पहना था। इस सूट के कपड़े में बनी धारियों के बीच मोदी का पूरा नाम लिखा हुआ था। इसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई गई थी और इसे लेकर काफी विवाद हुआ था। आज इसे गुजरात के सूरत में नीलामी के लिए रखा गया। राकेश जुनेजा ने इसकी कीमत 1 करोड़ 21 लाख रुपए लगाई है। इससे पहले सुरेश अग्रवाल ने 1 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। प्रधानमंत्री मोदी को उपहार के तौर पर मिली 455 दूसरी चीजों की नीलामी भी की जा रही है। इनकी नीलामी से मिलने वाला पैसा गंगा की सफाई सहित दूसरे सामाजिक कामों में खर्च किया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते भी मोदी हर साल उपहार में मिलने वाली चीजों की नीलामी कराते थे। गुजरात के सबसे विवादित अधिकारियों में से एक डीजी वंजारा 8 साल के बाद जमानत पर जेल से छूटे हैं। जेल से बाहर निकलने पर उनका हीरो की तरह स्वागत हुआ। गुजरात में साबरमती जेल से निकलने के बाद कुछ ही दूरी पर उन्होंने एक खुली जीप में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वंजारा ने कहा कि अब अच्छे दिन लौट आए हैं। उन्होंने अपने समय हुई मुठभेड़ों को जायज ठहराते हुए कहा कि उन्होंने और उनकी टीम ने कानून के मुताबिक ही काम किया था। वंजारा ने कहा कि पुलिस सरकार का हिस्सा होती है और उसी के अनुसार काम करती है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने जो कार्रवाई की थी वो आतंकवाद के खिलाफ थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर 8 साल पहले उन्होंने कार्रवाई नहीं की होती तो गुजरात देश का दूसरा कश्मीर बन जाता। वंजारा ने कहा कि उन्होंने जो किया उसका उन्हें अफसोस नहीं है। उन्होंने दावा किया कि वो राजनेता नहीं सैनिक हैं और हमेशा राजनीति की जगह राजनीति का हिस्सा रहेंगे। इशरत जहां सहित 6 मुठभेड़ों के मामले में वंजारा 8 साल जेल में रहे हैं। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बजट सत्र की पूर्व संध्या पर 22 फरवरी को सभी पार्टियों की बैठक बुलाई है। स्पीकर ने 22 की रात को सभी पार्टियों के नेताओं को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया है। उस दौरान संसद के बजट सत्र को लेकर भी चर्चा होगी। केंद्र सरकार के लिए ये सत्र काफी अहम है। इसमें रेल और आम बजट के अलावा सरकार आधा दर्जन अध्यादेशों को कानून बनाने के लिए बिल पेश करेगी। इसमें बीमा बिल से लेकर भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन और कोयला खदानों से जुड़ा बिल भी शामिल है। 16वीं लोकसभा का चौथा सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा और 28 फरवरी को शनिवार होने के बावजूद आम बजट पेश किया जाएगा। भारतीय सीमा में घुस रही पाकिस्तानी नौका को उड़ाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। पाकिस्तानी नौका को उड़ा देने का आदेश देने का कथित तौर पर दावा करने वाले अधिकारी बीके लोशाली अपनी बात से मुकर गए हैं। गौरतलब है कि अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कोस्ट गार्ड के DIG लोशाली को ये कहते हुए दिखाया गया है कि वो 31 दिसंबर की रात को गांधीनगर में थे और उन्होंने पाकिस्तानी बोट को उड़ा देने का आदेश दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि नौका में सवार लोगों को बिरयानी नहीं परोसनी है। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोशाली ने दावा किया है कि
उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उस रात जो कुछ भी हुआ उसकी उन्हें जानकारी नहीं है। दूसरी ओर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर इस बात पर कायम है कि भारतीय कोस्ट गार्ड ने नौका का पीछा किया और कुछ दूर जाकर नाव में सवार लोगों ने खुद ही बोट उड़ा ली। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। नरेंद्र मोदी व अमित शाह भाजपा और संघ परिवार को नए सिरे से अपने को री इन्वेंट करना होगा। यथास्थिति और पुरानी सोच में बंधा रहना घातक होगा। जनता से संवाद के नए फार्मूले अपनाने होंगे। नेताओं को अपने हाव भाव, पहनावा, कार्य संस्कृति और प्राथमिकताओं को बदलना होगा। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के चुनाव नतीजों से सबक लेना होगा। अगर पार्टी के नेता अपनी विजय यात्रा में इसे मामूली विचलन मानकर अनदेखी कर देंगे और आगे बढ़ेंगे तो आगे भी रास्ता मुश्किल होता जाएगा। दिल्ली के नतीजे बेशक बहुत छोटे हैं, लेकिन इसका असर बहुत व्यापक है। प्रकृति के सबसे छोटे कण परमाणु के विस्फोट की तरह। इसीलिए भी नतीजे आने के एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी भाजपा और संघ में इस पर विचार चल रहा है। संघ के अपने विश्लेषण के मुताबिक भाजपा ने जमीनी स्तर पर कुछ गलतियां की। संघ के मुखपत्र पांचजन्य में चुनाव नतीजों का जो विश्लेषण हुआ है उसमें कुछ सवाल उठाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई, बाहर से लाकर ऐन मौके पर किरण बेदी को प्रोजेक्ट किया गया और पार्टी रक्षात्मक होकर चुनाव लड़ी। संघ ने भाजपा से यह भी पूछा है कि उसके पास विचार की पताका और परिस्थिति में डटे रहने वाले कार्यकर्ताओं के अलावा कौन सी पूंजी है। ये सवाल काफी गंभीर है, जिसका जवाब भाजपा के शीर्ष नेताओं को खोजना होगा। संघ के मुताबिक भाजपा की दो पूंजी है, विचारधारा और कार्यकर्ता। इन दोनों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर लोकसभा में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाली रणनीति है, जिसके जरिए पूरे देश में सुनामी पैदा की गई थी। उसमें विचारधारा और कार्यकर्ता दो तत्व हैं, लेकिन उनके अलावा एक नेता की ब्रांडिंग, प्रचार और प्रबंधन भी अहम तत्व है। ऐसा लग रहा है कि भाजपा नेताओं ने ब्रांडिंग, प्रचार और प्रबंधन को मुख्य कारक मान लिया है और विचारधारा व कार्यकर्ता हाशिए में चले गए हैं। तभी भाजपा के भीतर आला कमान कल्चर पैदा होने की बात उठी और फैसलों में सामूहिक भागीदारी कम होने की भी चर्चा हुई। सो अब सवाल है कि दिल्ली के चुनाव नतीजों के बाद भाजपा अपने को बदलेगी या इससे मामूली विचलन मानकर पुराने आजमाए हुए रास्ते पर बढ़ेगी। इसका जवाब भाजपा के आगे के कदमों से मिलेगा। लेकिन दिल्ली चुनाव नतीजों की असली बात यही है कि नेताओं को और पार्टियों को अपने आप को बदलना होगा। जिस वजह से आपको एक बार वोट मिला है उसी वजह से अगली बार भी मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तभी केजरीवाल ने पिछले 2 साल में अपने को कई बार बदला। अराजक, क्रांतिकारी और गुस्सेल छवि से निकलकर वो विनम्रता की प्रतिमूर्ति बन गए हैं। आगे वो अपने को और बदलेंगे। इस मामले में इतिहास से भी कुछ सबक लिया जा सकता है। 1971 की लड़ाई का फायदा इंदिरा गांधी को एक ही बार मिला था। राजीव गांधी अपनी मां की हत्या की सहानुभूति का लाभ एक ही बार ले पाए थे। बफर्स घोटाले का फायदा भी कांग्रेस विरोधियों को एक ही बार मिला। कारगिल का युद्ध भाजपा के लिए एक ही बार काम आया। इसीलिए ये तय मानना चाहिए कि लोकसभा चुनाव के समय देश के जो हालात थे और उसमें नरेंद्र मोदी की जो पोजीशनिंग थी वो भी बार बार काम नहीं आने वाली है। उन्हें अपनी रणनीति को हर मौके के मुताबिक बदलना होगा। अपनी भूल विचारधारा की पताका और भाजपा व संघ दोनों के जमीनी कार्यकर्ताओं को सहेजते हुए आगे बढ़ना होगा। प्रचार, ब्रांडिंग और प्रबंधन का भी इससे महत्व होगा। लेकिन हर राज्य और हर चुनाव की अपनी एक प्रवृत्ति होगी जिसको पकड़ना सबसे जरूरी होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद भाजपा के सुधरने बदलने की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। मई 2014 में मोदी की सुनामी की वजह यूपीए सरकार का भ्रष्टाचार था। दबंग हिंदू राष्ट्रवादी नेता के नाते नरेंद्र मोदी का बना उभरा विकल्प था। भाजपा संघ के संगठन और उसके हिंदुत्व की अपील पर जुटी ताकत थी। ये सब बातें 9 महीनों में हाशिए में गई है। उस नाते भाजपा की आज की कोर्स करेक्शन की चुनौतियां विकट है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश गुप्ता है। हरीश जी, दिल्ली के चुनाव नतीजे आए, अब काफी दिन हो गए हैं, दिल्ली में सरकार भी बन गई है। आपके अनुसार अभी तक जिस तरह के बयान आए भाजपा नेताओं के, क्या भाजपा सुधरती हुई, बदलती हुई या विचार करती हुई लगती है?
जो सबसे बड़ी बात है इसके एनालिसिस में, वेंकैया नायडू जो अर्बन डेवलपमेंट मंत्री हैं जी और 10 फरवरी को जब पहली बार इस मामले पर चर्चा हुई हारने के बाद, जी अब उनका ये बयान आया है कि ये चुनाव दिल्ली के पहले करा लेते तो हम जीतते। जी जी तो अर्बन डेवलपमेंट मंत्री जो की मिनिस्टर है, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है, अगर वो ये कह रहा है कि पहले करा लेते तो पहले चुनाव किसने नहीं कराए? जी आला कमान, जी वो खुद आला कमान के हिस्सा हैं। जी तो ये क्या ब्लेम गेम माने? बुनियादी मुद्दा ये कि समय से बहुत मतलब पहले चुनाव करवा लिए जाते हैं, अभी नहीं करवा, लेकिन एक कुल मिलाकर तो मुद्दा ये है कि भाजपा का ग्राफ भले आज हो या आगे 6 महीने बाद बिहार है, तो वो तो आपको ये जो मौजूदा स्थिति में चुनाव करने होंगे, तो उसकी जो जमीनी राजनीतिक तैयारी है, जो राजनीतिक मजबूती, वो कैसे मजबूत हो, सवाल तो ये होना चाहिए। व्यास जी, मैं आपको इसीलिए उस प्रश्न पर ले जा रहा हूं, जी वही है फंडामेंटल, कि जिस अमित शाह ने रिस्क लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना को मार के चुनाव के मैदान में उतरने का साहस किया जी और सरकार बना ली। जी हरियाणा के अंदर आपने कुलदीप बिश्नोई का रिश्ता तोड़कर किया, जी वही अमित शाह को सेहरा बंधा। जी तो वो अमित शाह दिल्ली के चुनाव से क्यों डरे? जी इस सवाल का जब तक मूल जो है भाजपा के मूल में जाना पड़ेगा। जी तो आपके अनुसार वो मूल क्या बात थी, उस समय क्यों नहीं चुनाव हुआ, क्या हुआ, क्या निर्णय प्रक्रिया में खोट इसकी है, क्या है? जिम्मेदारी आज तक क्यों फिक्स नहीं की गई जी कि दिल्ली के चुनाव से भाजपा क्यों डरती रही? जी क्या भाजपा दिल्ली में एमएलए खरीद रही थी? जी जी कौन खरीद रहा था ये? जी इस बताने का आना चाहिए ना सामने, वेंकैया नायडू से पूछा जाना चाहिए। नहीं, उसमें एक बुनियादी तौर पे फिर वापस दिल्ली पे ज्यादा फोकस करें, लेकिन दिल्ली के संदर्भ में एक ये ज्यादा चलता था कि वहां के एमएलए यहाँ के एमएलए चाहते थे कि नहीं हम सरकार बना लें, चुनाव में नहीं जाए, ये यहाँ के विधायकों का, दिल्ली प्रदेश की इकाई का दबाव ज्यादा रहा था। दिल्ली प्रदेश इकाई की कौन पूछ रहा है? वो तो बेचारे अपने आप को बचा रहे हैं। भाई साहब, हमारे को बचाओ। जी आपका ये कहना है कि दिल्ली प्रदेश के नेताओं ने इसको रोका या एमएलए ने? जी उनको कौन पूछ रहा था? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर जी दिल्ली के चुनाव न कराना, जी ये फैसला एक बड़ी गलती थी। नहीं, गलती नहीं है, यही मूल है। जी मोदी के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जी दिल्ली में रुक गया। नहीं, अब वो ठीक बात, अब ये सब दिल्ली वाला प्रकरण हो गया। दिल्ली के बाद, इस अनुभव के बाद आगे की क्या कोर्स करेक्शन होता हुआ लगता है, आगे की क्या सोच नजर आती है? मुझे तो कोई सोच नजर नहीं आ रही है। जी नरेंद्र मोदी जी ने जाके शरद पवार की बारामती में जो तारीफ की है, जी ये कोर्स करेक्शन नहीं है। अगर वहां फिर यही रणनीति है कि शिवसेना को मारनी है जी और शरद पवार को गले लगाना है, जी तो मोदी जी एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। जी मतलब उन्होंने जो डिस्क्लोजर दिए हैं, नहीं देखिए, महाराष्ट्र वाला, या मेरा ये कहना है कि तात्कालिक आगे की चुनौतियों में देखा जाए, बिहार है, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र में उसमें जो जाके चुनावी जो रणनीति, उसके नाते कुछ चेंज होगा क्या लगता है? या ये अब ज्यादा बिल्कुल अपने ज्यादा साहसिक करेंगे या जो भाजपा साहसिक रास्ते पर जा रही थी, जी वो अब जोड़ तोड़ के रास्ते पे जाने लगी है। बिहार में मांझी को गले लगा रहे थे, जी महाराष्ट्र में शरद पवार को गले लगा रहे हैं, जी तो यूपी में क्या मायावती को गले लगाएंगे? जी मतलब क्या करेगी भाजपा? जी भाजपा में क्या लड़ने का हौसला बस पस्त हो गया? आप कह रहे हैं कोर्स करेक्शन, जी कोई थिंकिंग नहीं है जी भाजपा में। कोर्स करेक्शन की थिंकिंग कहाँ है? वो आपके अनुसार क्या क्या थिंकिंग के बिंदु हो सकते हैं? नेतृत्व को लेकर हो सकते हैं, विचारधारा को लेकर हो सकते हैं, सरकार की कार्यक्रम प्रोग्राम को लेकर हो सकते हैं। किस तरह के कोर्स करेक्शन जरूरी है आप मानते हैं, एक देखा जाए? देखिए, दिल्ली के अंदर केजरीवाल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। जी अगर भाजपा में एरोगेंस की जिस बात को लोग पार्टी के वर्कर भी कहते थे, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा उसमें जाना नहीं चाहिए था जी शपथ ग्रहण में? अगर आप कोऑपरेशन के साथ चलना चाहते, प्रधानमंत्री जी ने उनको चाय पिलाई जी और कहा कि हम आपको पूरा सहयोग देंगे, उसके लक्षण कहाँ हैं? जी तो लक्षण है नहीं, जी अभी नशा चल रहा है सत्ता का। जी जी तो ये जो सत्ता की एरोगेंस जिसे हम बोलते हैं, जी
उसमें कोई करेक्शन मुझे नहीं दिख रही है। आपके अनुसार कार्य संस्कृति और सोच में ज्यादा है या चुनावी रणनीति क्या कि जो पूरा एक रणनीति के नाते विचारधारा का आग्रह या क्या? अभी कोर्स करेक्शन का मुझको कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा। नहीं, उसमें एक दो बातें कि भाई बजट आ रहा है, बजट के साथ में सरकार के गवर्नेंस की धमक बनेगी, उसमें बजट अच्छा आएगा मध्य वर्ग को लेकर, ये इस तरह की बातें, सरकार के गवर्नेंस के बूते पर कोर्स करेक्शन संभव नहीं क्या? बजट से बिहार के चुनाव का कोई लेना देना नहीं है जी। बिहार का चुनाव अक्टूबर नवंबर में जाके होने वाला है, बजट अब आने वाला है जी, अगला चुनाव वही है जी। तो ये बजट अपनी जगह है। बजट जो है जिस वर्ग के लिए आना है, मतलब गवर्नेंस का राजनीतिक जमीन जो है उससे कोई आप नाता नहीं मानते? मैं बजट का गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है जी। बजट एक ऐसी चीज है जो मोदी के फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करेगा। जी अरुण जेटली की जो पिछली बार वो कह रहे थे कि मेरे पास समय कम था, जी तो वो देखना, वो एक अलग विषय है। जी आप जो कह रहे हैं कि भाजपा की थिंकिंग जी और उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग, नहीं, उसके साथ में ये कि जो जनता से कनेक्टिविटी, जनता से जुड़कर उनका विश्वास मई 2014 की तरह बना रहा जाए, उसके लिए क्या क्या उपाय? तो गवर्नेंस सबसे बड़ा एक मामला होता कि विकास का रास्ता, विकास की मंजिल। मैं कह रहा हूं व्यास जी, मुझे आप ये बताइए कि शरद पवार की इतनी तारीफ, जी ये पॉलिटिकली कोर्स करेक्शन का, इससे कोर्स करेक्शन हो रहा है जी, यानी जिसके खिलाफ आप नहीं, उसमें एक ये है सकता है कि भाई सब मिलकर करें, एक वापस आम राय, सर्वदलीय मिलकर सर्वदलीय एक वो माहौल बनाया जाए, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा उस सब में भी सहयोग चाहिए, बिल्कुल अलग। तो शिवसेना को नाराज करके आप एनसीपी को लेंगे जिसके 4 एमपी हैं जी, और जिसकी पार्टी के 18 नाते आपका ये मानना है कि रणनीतिक जो है वो कमियां, रणनीति मेरे ख्याल लगता है लड़ने का साहस थोड़ा कम होता जा रहा है। जी, मतलब 3 चुनाव जीतने के बाद उन्हें लगा यार अब कुछ जोड़ तोड़ कर लो, जी काम चल जाएगा। तो ये जोड़ तोड़ नहीं चलता है। जी अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेके जब आप उतरे हो जी तो लड़िए। जनता लड़ाकू को पसंद करती है, जी जनता इस चीज को नहीं पसंद करती कि आप जोड़ तोड़ कर रहे हैं। जी, हम्बल रहिएगा, और कोई दिक्कत कहाँ है? सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन सरकार जो है वो लड़ने की बजाय जी या जो डिलीवरेंस है वहां पे ग्राउंड पे डिलीवरी नहीं हो रही है, जी वो डिलीवर करे। जी लेकिन भाजपा में कोई कोर्स करेक्शन मुझे तो नहीं दिख रहा। जी हरीश जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।